भारतीय जनता पार्टी के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। बार काउंसिल इलेक्शन 2026 में भारतीय जनता पार्टी की हार और तृणमूल कांग्रेस ने बहुत बड़ी जीत दर्ज करके पश्चिम बंगाल के राजनीति में वापसी के कदम रख चुके हैं। साथ ही अजान को लेकर चल रहे विवाद पर भी हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका दिया है और पश्चिम बंगाल के रहने वाले संविधान को मानने वाले हिंदू और मुसलमानों की बहुत बड़ी जीत हुई। और साथ ही जिन लोगों ने अब्दुल नाम के व्यक्ति के पिता की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि अब्दुल जंतर मंतर पर गया था, उस पर भी सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है और लगभग 8 से 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। यहां तक उनको फांसी की सजा भी होने वाली है। ये वीडियो बहुत अहम है और तमाम खबर, तमाम हेडलाइंस पश्चिम बंगाल के रिलेटेड है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। पश्चिम बंगाल बार काउंसिल इलेक्शन 2026 के नतीजे सामने आ चुके हैं। कुल 23 सीट में से 15 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीतकर इतिहास रच दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो पश्चिम बंगाल में बहुमत से सरकार बना चुकी है वो बार काउंसिल में सिर्फ 3 सीटों पर ही सिमट गई है। 3 सीट पर लेफ्ट का कब्जा हुआ, जबकि 2 सीट कांग्रेस बमुश्किल जीत पाई है। अब ये बार काउंसिल इलेक्शन क्या है, इससे पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा, उससे आपको समझना पड़ेगा कि ये बार काउंसिल है क्या। देखिए, बार काउंसिल असल में ये वो संस्था है जो एडवोकेट को प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफिकेट या फिर लाइसेंस देती है और यही लोग मेंटेन करते हैं कि वकील कोई फर्जी है या फिर ऑथेंटिक है। ये सब कुछ चेकिंग बार काउंसिल के ही लोग करते हैं। बार काउंसिल में वोट देने वालों की संख्या करीबन 75 से 80 हजार है। यही लोग डिसाइड करते हैं कि बार काउंसिल का चेयरमैन कौन बनेगा। इस बार लगभग 23 सीटों में चुनाव हुआ। उन 75 से 80 हजार रजिस्टर्ड वकीलों ने वोट किया और 23 में से 15 सीटें टीएमसी जीत गई और टीएमसी का ही यानी तृणमूल कांग्रेस का ही बार काउंसिल का चेयरमैन बनने वाला है। जिसको देखते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं, डाउनफॉल शुरू हो चुका है। मैं इस बात को नहीं मानता, बिकॉज पश्चिम बंगाल की राजनीति काफी अलग है। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी जी को सीएम बनाने के लिए वोट नहीं पड़ा है, जबकि यहाँ के ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया उनका वोट असल में एंटी टीएमसी था। उनको ममता बनर्जी को हराना था, उनको टीएमसी की सरकार को खत्म करना था। वो टीएमसी के गुंडागर्दी से परेशान थे, टीएमसी जो काम नहीं कर रही थी उससे काफी परेशान थे। तो असल में ये पूरा जो खेल था इस बार के इलेक्शन का, वो कोई ईवीएम का नहीं था, बल्कि कोई संस्था का नहीं, बल्कि एंटी टीएमसी खेल था। तो इसीलिए पश्चिम बंगाल में अभी बीजेपी है और जहां तक मेरा अनुमान है आने वाले 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीतने वाली है, क्योंकि टीएमसी नाम का जो ऑप्शन था वो भी लगभग खत्म हो चुका है। इसीलिए बार काउंसिल इलेक्शन को देखते हुए पश्चिम बंगाल की राजनीति को आंकना ये अपने आप में बचकाने वाली बात है। तो पश्चिम बंगाल के लोग फिलहाल बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आगे वल्लाहु आलम। अब बात करते हैं लाउड स्पीकर पर। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि मस्जिद से नहीं हटेंगे लाउड स्पीकर। आखिर क्यों ऐसा हाई कोर्ट ने कहा? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, शुरू के महीनों में कुछ पुलिस वाले जबरदस्ती फोन कॉल के जरिए से या फिर वर्बली ऐसे ही मुंह से जाकर कहते थे कि आप लाउड स्पीकर उतार दो, अजान नहीं होगा। मुसलमान डर जाते क्योंकि उनके मस्जिद के पेपर कुछ सही थे, कुछ गलत थे। पुलिस से पंगा क्या करें, तो उन्होंने लाउड स्पीकर उतारना शुरू कर दिया, जिनको लीगल के बारे में नहीं मालूम। इसके रिगार्डिंग मैंने भी पश्चिम बंगाल में एक इलाके में जाकर मैंने भी वीडियो बनाई थी कि भाई यहाँ पर इस तरीके से लाउड स्पीकर उतारा जा रहा है, जो कि संविधान के खिलाफ है। संविधान का आर्टिकल 25 साफ तौर पर हर समाज के लोगों को अधिकार देता है कि वो अपना धार्मिक परंपराओं को मान सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन कुछ पुलिस वाले इस आर्टिकल के खिलाफ जाकर मस्जिद में लाउड स्पीकर की उतारने के लिए ही आदेश दे रहे थे। वो लिखित में नहीं, खाली वर्बली मुंह से कह रहे थे, जिसको लेकर टीएमसी के कद्दावर नेता, जिनकी मैं पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, कल्याण बनर्जी जी, वो हाईकोर्ट पहुंचे, उन्होंने पिटीशन डाली। जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि चूंकि पुलिस प्रशासन ने लाउड स्पीकर हटाने का कोई निर्देश नहीं दिया है और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पुलिस ने लाउड स्पीकर का उपयोग करने पर रोक लगाई है, इसलिए मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान देने की अनुमति है। चलता था जैसे वैसा ही चलता रहेगा।
इसका मतलब आप समझ सकते हैं क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि पुलिस जबरदस्ती लाउड स्पीकर उतरवा रही, इसका सबूत हमारे पास नहीं है। तो जैसा अजान चलता था वैसे ही चलेगा। अगर कोई पुलिस वाला वाकई में लाउड स्पीकर हटवा रहा है, उसका सबूत जैसे ही कोर्ट को मिलेगा, कोर्ट उस पुलिस वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और उसे सजा देने का काम करेगी। तो अजान जैसा पश्चिम बंगाल में 5 वक्त 55 डेसिमल से कम आवाज में चलता था, वैसा ही चलता रहेगा। पश्चिम बंगाल में जैसे पूजा चलती थी वैसे ही चलती रहेगी। रात 10 बजे तक जो प्रोग्राम होता था होता रहेगा। 10 बजे के बाद ना आवाज, किसी भी किस्म का कोई भी आवाज अलाउड नहीं है, वही सिस्टम चलता रहेगा। अब बात अब्दुल अब्दुल हफीज, आपके सामने दो फोटो है, एक अब्दुल हफीज और एक उसके मृत पिताजी है। खबर है अब्दुल हफीज और उसके परिवार वालों ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोगों ने अब्दुल हफीज के पिता को सिर्फ इसलिए मार मार कर मौत के घाट उतार दिया क्योंकि अब्दुल हफीज जंतर मंतर गया था और वो प्रोटेस्ट कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और वो मांग कर रहा था कि उसके इलाके के स्कूल को बेहतर किया जाए, जिसका बदला अब्दुल हफीज और उसके पिता को मार कर लिया गया। अब्दुल हफीज इस वक्त इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है और इसके रिगार्डिंग बड़ा अपडेट यह है कि अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उन पर 302 धारा हत्या का आरोप, 120 बी आपराधिक साजिश का आरोप, 143, 147, 148 और 149 गैर कानूनी जमावड़ा और दंगा का आरोप, 448 घर में अनधिकारिक तौर पर प्रवेश करने का आरोप, 323 और 325 धारा स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का आरोप और 506 आपराधिक धमकी के तहत 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसका मतलब आप समझते हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने यह सोचकर हमला किया था कि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जी उनको इनाम देगा, सरकार खुश हो जाएगा, उन पर उल्टा हो गया। तो अब्दुल हफीज, मैंने तमाम मुसलमानों को मना किया था किसी भी किस्म का प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने से, लेकिन अब्दुल हफीज तक शायद मेरी बात नहीं पहुंची और वो प्रोटेस्ट में चला गया। जो देखिए उनका अधिकार है, लेकिन राजनीति ऐसे ही है, मुसलमान को दूर रहना चाहिए। लेकिन अब जिन लोगों ने अब्दुल हफीज के पिता को मौत के घाट उतार दिया, उन 8 लोगों पर मर्डर का मुकदमा चल रहा है। या तो उनको उम्र कैद मिलेगी या तो उनको फांसी मिलेगी। अब उनका बचने का चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि अभी नई नई बीजेपी सरकार बनी है और बीजेपी कभी भी, शुवेंदु अधिकारी इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेंगे कि किसी मर्डरर के सर में हाथ रख दे और पूरे जनता को अपने खिलाफ भड़का दे, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी जी की सरकार आरजीकर में हुए रेप के आक्रोश में बनी है, तो वो कभी भी मर्डर का समर्थन नहीं करेंगे, ना मर्डर करने वाले, और मर्डर करने वालों के पक्ष में भी शुवेंदु अधिकारी जी ने कोई खास उनके फेवर में बयान, बल्कि उनके अगेंस्ट में ही बयान दिया है। शुवेंदु अधिकारी जी ने कहा कि जिन्होंने मर्डर किया है वो बीजेपी से है नहीं, ऐसा रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी मर्डर किया है उन पर पूरी कार्रवाई होगी। सरकार सक्षम है, संवैधानिक तरीके से बंगाल चलेगा और पुलिस प्रशासन भी संवैधानिक तरीके से कार्रवाई करेगी। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको लगता है कि वो गुंडाई करेंगे और वो बच जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। बंगाल में कल भी संविधान जिंदा था और जब तक बंगाल के लोग जिंदा है संविधान जिंदा ही रहेगा। बंगाल के लोगों को कोई भी पार्टी अपना गुलाम नहीं बना सकती है। आजादी से यह सरकार चुनी गई है, सरकार का काम स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाना, लेकिन सरकार के आड़ में अगर कोई व्यक्ति आम भारतीय नागरिकों की कत्ल करेगा, उनकी हत्या करेगा, तो उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और अगर ऐसा दिखता है कि पार्टी के आड़ में लोग अगर मर्डर करेंगे, आम भारतीय नागरिकों की हत्या करेंगे, तो बड़े लेवल पर रैली भी होगी, क्योंकि आम लोगों का जान सस्ता नहीं है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, सबको सांस लेने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। और जो भी, खास करके वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं और जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनसे मैं एक बात पूछता हूं। देखिए, आपके पास एक ताकत है, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, आप बीजेपी को लाए हैं और आपके पास एक ताकत है। अगर आप सब मिलकर ये डिसाइड कर ले कि बंगाल के सारे सरकारी स्कूल को बेहतर कर दिया जाए, सारे सरकारी अस्पताल को बेहतर कर दिया जाए, सारे रोड को, गड्ढे को भर दिया जाए, सरकार तमाम आपके डिमांड को पूरा करेगी और 5 साल के अंदर अंदर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और रास्ते ठीक कर देगी। तो आपको अपने पावर का कहां यूज करना? क्या आप अपने पावर का यूज करके आम भारतीय मुसलमानों को मारना चाहते हैं या फिर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल को बेहतर बनाना चाहते हैं? यह फैसला आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपने पावर का इस्तेमाल करके सरकारी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल को बेहतर करता, ना कि आम भारतीयों की जान लेता। बाकी आपकी जिंदगी है, आपका फैसला है। आज बीजेपी की सरकार है, अगर आप गुंडागर्दी करोगे
तो कल किसी और की सरकार आएगी तो फिर आपको भी दौड़ा कर मारा जाएगा। जैसा टीएमसी दौड़ा कर मारती थी, टीएमसी की सरकार गई, टीएमसी के लोगों को दौड़ा कर मारा गया। तो ये जो लूप है ये कभी खत्म नहीं होगा, इससे भारत की छवि खराब होगी। तो अगर आप भारत से मोहब्बत करते हैं तो प्लीज गुंडागर्दी मत कीजिए। भारत से मोहब्बत करते हैं तो सरकार से डिमांड करके गड्ढे को भरवाइए और स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल को ठीक करवा के गरीब भारतीयों की मदद कीजिए। इसे ही देशभक्ति कहते हैं। यही असल देशभक्ति है जो आपसे हो नहीं रहा है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब सरकार से बेहतर काम की डिमांड करेंगे, ना कि आम लोगों के हत्यारों का समर्थन करेंगे। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज्यादा शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो से एक व्यक्ति की भी आंख खुलेगी, इससे भारत की छवि बेहतर होगी। और भारत की छवि से बेहतर करने के अलावा और कोई भी बेहतर काम इस वक्त भारत के लिए नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आप सब हमारे चैनल द पॉलिटिकल पर नए थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।